चलिए बात नहीं, शांत हो जाइए। क्या पढ़े थे? ईएमआई। और ईएमआई में टॉपिक था, सुनिए थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लें। मैग्नेटिक फ्लक्स टॉपिक का नाम था। मैग्नेटिक फ्लक्स में सब चीज़ बता दिया गया था। 2 मिनट टाइम लगेगा, बस सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, जैसे जो तुम पढ़े थे वही है। न्यूमेरिकल अभी करेंगे फैराडे का एक्सपेरिमेंट और फैराडे लॉ पढ़ के, ठीक है। डायरेक्ट इसी के बाद से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है, इस सरफेस से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मली निकलती है तो यही फ्लक्स कहलाती है। फ्लक्स को देखा गया कि ये किन किन बातों पे डिपेंड करती है, तो 2 बातों पे डिपेंड कर रही थी। एक तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पे और दूसरा डिपेंड कर रहा था इस सरफेस के एरिया पे जिससे वो पास कर रही थी नॉर्मली। तो मैंने बोला फॉर्मूला अभी तो फाई इज इक्वल टू बी ए हो गया, क्योंकि डिपेंड करने का मतलब था कि फाई की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड फाई की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एरिया के, जिस सरफेस क्रॉस सेक्शनल एरिया से वो पास कर रहा था, ठीक। बट थोड़ा सा ध्यान देना, फिर बात ये हुआ था कि ज़रूरी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल निकले, हमें उसके नॉर्मल वाले कंपोनेंट को लेना होता है। तो अगर हमारे पास सरफेस ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं ऐसे निकल रही है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल वाले एरिया से कितने डिग्री का एंगल बना रही है? थीटा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट एरिया के डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा। तो यहाँ से इसी फॉर्मूले को मॉडिफाइड करके लिखा गया, फाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा तो आ ही गया, इनटू में क्या रहा? ए। देन फाई इज इक्वल टू क्या बन गया? बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जाहिर सी बात है 2 वेक्टर के साथ कॉस थीटा आ रहा है तो इनके बीच में प्रोडक्ट क्या रहा होगा? डॉट प्रोडक्ट रहा होगा। मतलब ये फाई एक कैसी क्वांटिटी यहाँ पे मिल गई? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इतनी चीज़ें पढ़ी, ये तो मेन फार्मूला आ गया बी ए कॉस थीटा। अच्छा एक चीज़ देखो, ये अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये लूप जो है ये अभी सर्कुलर है, हो सकता है रेक्टेंगल हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं, बस ऐसे सोचो, मान लो मैं तुमसे पूछूं कि एक हमारे पास ये स्क्वायर है जिसका साइड ए है, ऐसे रखा गया था, ऐसे, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है, बस यूँ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू गिवन है 0.5 टेस्ला और इसका एरिया हमने दे रखा है ए, मतलब एरिया नहीं, साइड दे रखा है ए। मैंने आपसे पूछा कि बताइए, ये ए है, मैंने पूछा आपसे बताइए कि इसका फ्लक्स इससे कितना लिंक करेगा। तो क्या फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बी डॉट ए, या डॉट हटाएंगे तो बी ए कॉस थीटा। बी की वैल्यू गिवन है कितनी? 0.5 टेस्ला। एरिया अगर ये स्क्वायर है तो क्या ए का स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। क्या एरिया वेक्टर भी इधर चलेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर चल रहा है, तो क्या कॉस 0 हो जाएगा। देन क्या हम लिख सकते हैं इसको? ए स्क्वायर बाई 2। क्या लिखा जा सकता है क्या? अरे 0.5 मतलब 1/2, ए स्क्वायर चल रहा है, क्या इसी को हम वेबर में लिख सकते हैं? समझ रहे इतनी बात? तो यूनिट तो वेबर, ये मैं बताया था आपको यूनिट कैसे वेबर हुआ था, थोड़ा ध्यान से समझो। यूनिट में मैंने आपको बोला कि इसकी यूनिट होगी कितनी? टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या इसी को वेबर बोला गया था? अगर इसके सीजीएस यूनिट में आए थे तो हमने सीजीएस यूनिट में क्या बात किया था? गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या नाम दिया गया था?
मैक्सवेल दिया गया था। 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर मतलब 1 वेबर इज इक्वल टू कितना होता है? ठीक है, 10⁸ मैक्सवेल। क्या यही पढ़ा था हमने? ठीक है, तो ये यूनिट होगी। डायमेंशन फार्मूला निकाल लोगे, उस पर अब बात नहीं कर रहे हैं। तो ये देखो, एक स्पेसिफिक एरिया दिया हूँ मैं। स्पेसिफिक एरिया मतलब जिसका एरिया तुम निकाल सकते थे। सपोज दैट मान लो कुछ ऐसा टर्म भी दे दूँ कि एरिया न निकाल पाओ। मतलब अभी तो ये दिख रहा है कि सर स्क्वायर है, क्यूब होगा तो भी निकाल लेंगे, रेक्टेंगल होगा निकाल लेंगे, ट्रायंगल होगा, सब निकाल सकते हैं एरिया सर, जितने से लिंक करेगा। बट मान लो मैं आपको स्पेसिफाइड न करूं कि ये फिगर क्या है और ऐसे लिंक कर गया इससे मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपसे बोला बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स, तो अब प्रॉब्लम होगा सर। अब यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे? वो तो कोई फिगर है ही नहीं, कोई पॉलीगन्स के उसमें नहीं आ रहा है, मतलब कैटेगरी में। तो देखो क्या होगा इसमें, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम जैसे तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किए थे ना, सेम वही कहानी। इस पे मैग्नेटिक फील्ड जैसे चल रहा है, हम मान लेते हैं ये चल रहा था मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जिधर मैग्नेटिक फील्ड चल रहा था, उसी डायरेक्शन में एक छोटा सा एरिया कट कर लो, कोई भी एक छोटा सा एरिया। उस एरिया को देखो तो क्या उसका एरिया वेक्टर डी छोटा सा कहलाएगा, छोटा सा एरिया वेक्टर कहलाएगा। और उससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि सारी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इस एरिया से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या उधर ही पास होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना कहलाएगा? बी कहलाएगा। अब ऐसे ही छोटे छोटे एरिया इसमें काटते जाओ और सब में मैग्नेटिक फील्ड कितना पास करता जाएगा? बी। और सबको जोड़ दो तो क्या टोटल एरिया डी ए जुड़ते जुड़ते क्या टोटल एरिया आ जाएगा? तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इस छोटे से लूप के लिए डी फाई कहलाएगा। और डी फाई की वैल्यू कितनी होगी सर? बी डॉट डी ए क्या होगा? और इसी बी डॉट डी ए को क्या मैं इंटीग्रेट कर दूंगा? अरे पूरे लूप के लिए क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट, क्लोज इंटीग्रेशन फॉर द लूप, पूरे लूप के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा। तो क्या डी ए जुड़ते जुड़ते एरिया नहीं आ जाएगा? मतलब इधर भी इंटीग्रेट, देन डी फाई इंटीग्रेट होके क्या हो जाएगा? फाई। और ये कितना हो जाएगा? बी डी ए इंटू में कितना? कॉस थीटा। क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा? समझ रहे हो? क्लोज इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन लगाओ मत लगाओ, ये समझ गए हो कि कोई पूरा सरफेस है तो क्लोज सरफेस से ही पास होगा, तो क्लोज ही होगा ये। ठीक है, जैसे गॉस थ्योरम में भी तो तुमने यही पढ़ा था। क्या गॉस थ्योरम में तुमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी पढ़ी थी? ई डॉट डी ए या डी एस, यही तो पढ़ा था। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी फॉर्मूला यही था, मैग्नेटिक फ्लक्स का भी तो वही लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ बस मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो बी डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो ई डॉट डी ए या डी एस, जो भी बोलो, छोटा सा एरिया डी एस भी कहला सकता है। तो यहाँ पे भी क्लोज इंटीग्रेशन लगाते थे। ठीक है, तो ये फिगर जहाँ पे ख़त्म किए थे लास्ट लेक्चर में, वहाँ पे ऐसे एक फिगर बना के और ये फॉर्मूला नोट कर लो, क्योंकि जब भी ऐसा कॉन्टिन्यूअस के टर्म में आएगा तो इंटीग्रेशन वाला भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। ठीक है, बाकी आपको इसमें और क्या बताया गया था नोट करते भी चलिए और सुनते रहिए, क्योंकि पढ़ चुके हो, क्योंकि हम आगे चल रहे हैं। उसमें आप कुछ हेडिंग मत डालना, जो भी लिखे हो वहाँ पे ऐसे स्टार बना के ये फिगर बना के नीचे नोट कर लो। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों सेम जैसे चल रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर इन द सेंस मतलब डायरेक्शन नहीं होगा, बस मैग्नीट्यूड होगा। बट आपने देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है एक बार पॉजिटिव भी हो जाता है और एक बार निगेटिव भी हो जाता है। पॉजिटिव निगेटिव के केस में मैंने आपका और अपना एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल लेके समझाया था। किसी बोर्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स अगर पास कर रही है, मतलब इंटर कर रही है, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगी? ध्यान से देखा आपने, फिर वही बात सुन लो। आपने बोला इस बोर्ड में आप इधर खड़े हो, मैं उधर खड़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी, तो एरिया वेक्टर आपकी तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो थीटा 180 होगा। और थीटा 180 होगा तो मतलब माइनस में आएगा। मतलब आपके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मैं बाहर खड़ा था,
मेरे लिए निकल रहा था, मतलब उधर खड़ा था तो मेरे लिए ये निकल रहा था, और मेरे लिए इसका एरिया भी पीछे होगा, इधर नहीं होगा, मुझे इधर से क्या मतलब, तो उधर होगा एरिया, तो दोनों का एंगल सेम हो गया, तो दोनों का एंगल सेम हो गया, इसका मतलब थीटा जीरो, और थीटा जीरो मतलब कॉस जीरो 1 होता है, इसका मतलब पॉजिटिव कहलाएगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बना था कि किसी लूप में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंटरिंग है, इंटर कर रहा है, तो उसको निगेटिव कंसीडर करेंगे, और निकल रहा है तो उसको क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिए फैराडे एक्सपेरिमेंट। लॉ से पहले इनके पहले एक्सपेरिमेंट को समझिए, तब लॉ पे आइएगा। फैराडे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा, कहीं पे भी दिक्कत होगा कुछ भी तो समझे हो, पढ़े हो फैराडे एक्सपेरिमेंट, तो अभी पहले लिखने से पहले पूरा सुन लो, 2 मिनट टाइम लगेगा, लिख लोगे, कुछ मैं लिखवाऊंगा नहीं, उसी चीज़ को आप फिगर बस बनाना है और लिखते जाओ। टॉपिक है फैराडे का एक्सपेरिमेंट, इसको फैराडे एक्सपेरिमेंट से मैंने डिनोट किया। क्लियर? अब सुनिए फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखो फैराडे ने ही नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे और हेनरी 2 लोग थे, इन लोग का बहुत बड़ा मतलब योगदान था। 2 लोग थे इन डिस्कवर या इन EMI। किन किन लोगों को तुम ज़्यादा जानोगे? फैराडे एंड हेनरी, ठीक है, ये 2 लोग हैं। अब क्या इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया है, तो EMI अभी छोड़ दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन छोड़ दो, अभी फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, बाद में उसी चीज़ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक मैग्नेट लिया, पहला केस बस सोचो, यहाँ इसका नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, बार मैग्नेट था, ठीक है, और यहाँ पे एक लूप लिया ऐसे, ये समझना, फिगर समझ रहे हो ना कैसे बना है। अब ऐसे हम बना रहे हैं, बस तुम समझ जाना ये कैसे है, मतलब ये लूप ऐसे लूप है ऐसे, अब सर्कल तो बना नहीं सकते हैं, तो हमने ऐसे एक तार से ऐसे बना दिया ऐसे, और इसी तार को यहाँ जोड़ के ऐसे करके यहाँ एक गैल्वोमीटर लगा दिया, ठीक है, ये गैल्वोमीटर है। गैल्वोमीटर क्या करता है, गैल्वोमीटर क्या करता है, करंट के प्रेजेंस को मेज़र करता है, ठीक है। तो ये पहला इनका सेटअप था, ठीक है, दूसरा सेटअप भी था, दूसरे सेटअप को भी बना ले, दोनों एक साथ समझेंगे, फिर 2 सेटअप और हैं, ये हो गया यहाँ नॉर्थ और ये साउथ, जैसे था वैसे ही, और ये लूप भी वैसे ही। अब ये लूप बना लेना, देखो अब ऐसे तिरछा बनाने की बजाय ना मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, बस तुम समझ जाना कि वो तिरछा ही है। अभी तिरछा का मतलब है ये ऐसे बना है, मगर अब कॉपी में तो ऐसे बना नहीं सकते हैं, तो हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। क्यों ऐसे बनाए हैं, क्योंकि इस मैग्नेट को इसके अंदर ले जाना है, इंटर कराना है, ठीक। अब मैग्नेट से तुमने पढ़ा है कि मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलता है और साउथ में इंटर करता है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगा, नॉर्थ से। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहा होगा, नॉर्थ से। बस ध्यान से सुनो, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे भी देखोगे तो किससे निकल रहा होगा, नॉर्थ से, क्योंकि मैग्नेट से तो यही होगा। अच्छा, तो नॉर्थ से निकल रहा है। अब जैसे मैं इस लूप के अंदर इस मैग्नेट को इंटर करा रहा हूँ, मतलब इस मैग्नेट की वेलोसिटी भी मतलब इस मैग्नेट को मैं ऐसे इंटर करा रहा हूँ, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा कि इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले देखो कितनी जा रही है, तो क्या तुम्हें केवल एक दिखाई दे रही है, जैसे थोड़ा सा और आगे आएगा तो क्या ये जो बाहर निकल रहे थे क्या ये भी अब इंटर करने लगेंगे इसी में, फिर थोड़ा और पास आएगा तो और जो बाहर निकल रहे थे तो क्या वो भी इंटर करने लगेंगे।
मतलब जैसे इस कॉइल के पास हम इस मैग्नेट को इसकी तरफ ले जा रहे हैं, तो इसकी वजह से, बार मैग्नेट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगी, क्या मैं उसको फ्लक्स बोल सकता हूँ? अरे एक सरफेस है, उस सरफेस से जैसे जो सीधे सीधे पास करेंगी, क्या उनको मैं फ्लक्स बोलता जाऊंगा? बोलूँगा। तो क्या तुम्हें साफ ये बात पता चल रहा है कि इस मैग्नेट को, बार मैग्नेट को कॉइल के पास ले आने पे इस कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है? फ्लक्स ही तो चेंज हो रहा है। पहले फ्लक्स कितना था? एक, जब थोड़ा और पास आया तो कितने और बढ़ गए? तो 3 हो गए। थोड़ा और पास आया होगा तो कितने हुए? 5, 6, ऐसे बढ़ते गए होंगे। समझ रहे हो? मतलब मैं किस चीज़ का चेंज कर रहा हूँ? फ्लक्स का। तो जैसे ही इसके अंदर फ्लक्स का चेंज दिखा, तो इस कॉइल में लगा गैल्वेनोमीटर राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर गया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो ऐसे होता है ना, बीच में 0 होता है ना उसका, तो उसका डिफ्लेक्शन किधर हो गया? राइट साइड में। क्लियर है? ये एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट पार्ट था। अभी ये क्यों हुआ ये बात करेंगे, अभी सुनो बस एक्सपेरिमेंट। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बोला कि हम इसी कॉइल को वहीं रहने दिए जैसे जहाँ था, मगर अब मैग्नेट की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर दिया। मतलब अब मैग्नेट को पास न लाके कहाँ ले जा रहे हैं? दूर ले जा रहे हैं। अब दूर ले जाएंगे तो फिर वही कहानी, 10 मैग्नेटिक पास में रहा होगा तो 10 मैग्नेटिक फ्लक्स तो पास कर ही रहा होगा कम से कम। जब दूर ले जाएंगे तो क्या अब घटता जाएगा? तो चेंज तो अभी भी हो रहा है। 10 से 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, ऐसे धीरे धीरे कम हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन फिर चेंज हो रहा है, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से फिर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, और वो डिफ्लेक्शन अब की बार किस डायरेक्शन में आया? लेफ्ट साइड में आया। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता ही क्यों है? क्या करंट के फ्लो करने से? करंट के फ्लो करने से। तो जाहिर सी बात है इस सर्किट में क्या बहा होगा? करंट फ्लो किया होगा। इस सर्किट में करंट फ्लो किया होगा। क्लियर है? फिर तीसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया, इसी कॉइल, इसी में जो एक्सपेरिमेंट, अब देखो एक्सपेरिमेंट हम बार बार अब बताएंगे नहीं कि क्या उसमें था, बस हम आपको इतना लिख दे रहे हैं फिगर बना के कि इन्होंने अगले एक्सपेरिमेंट में जो कहानी, ये गैल्वेनोमीटर है, ध्यान देना, इसमें जी नीचे लिख दे रहा हूँ ये, ठीक है। अब मैग्नेट में जो चीज़ यहाँ पे किया, जस्ट इसका अपोजिट काम कर दिया। मतलब इधर साउथ रख दिया और इधर क्या रख दिया? नॉर्थ। वेलोसिटी अभी भी इधर रखी। अब बताओ क्या होगा? साउथ इधर रखने, साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है क्या? नहीं, साउथ से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। निकलती किससे होगी? नॉर्थ से। तो ये जब इधर जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज तो होगा ना? चेंज तो अभी भी होगा। अगर हम इस केस से और इस केस से कंपेयर करें तो तुम खुद सोच के देखो, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और इसकी वेलोसिटी इधर कर दी। अब बताओ, क्या चेंज तो अभी भी हो रहा है, मगर क्या मैग्नेट की पोलैरिटी बदल गई है? तो जो काम इसमें हुआ है उसी का जस्ट उसमें उल्टा हो जाएगा। मतलब इसमें मैग्नेट को हम इधर ला रहे थे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या राइट साइड में हुआ है, तो इसमें किधर हो जाएगा? लेफ्ट साइड। बस यही चीज। मतलब करंट तो इसमें भी फ्लो कर रहा है सर, इसमें देखो किस डायरेक्शन में हुआ है? लेफ्ट। तो इधर किस में हो जाएगा? राइट साइड। क्लियर है इतनी बात? तो ये जो 4 सेटअप हैं, ये 4 नहीं, एक्चुअल में 2 ही पार्ट हैं। पहले ये दोनों किया, अब इसी का जस्ट रेसिप्रोकल करके देखा, तो उनको ये बात अब यहीं से पता चलने लगी। अभी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ से उनको ये बात पता चलने लगी। यहीं से हम अब देखो जनरेटर जो बना है इसी कॉन्सेप्ट पे बना है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के अंदर अगर हम चेंज कर देते हैं तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, एक करंट इंड्यूस हो जाता है, तभी तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब इसका ये है कि अगर हम, ये 2 हो गया, तीसरे में अगर हम उस मैग्नेट को वहीं पे रोक दें, तीसरे में
ये इन्हीं का पार्ट है, तो इसको दूसरा नहीं नाम दिया हूँ, ये तीसरा है। मतलब अगर हम कॉइल को वहीं रहने दें मगर मैग्नेट भी रेस्ट पे चला जाए, तो क्या इस कॉइल के अंदर अब कोई चेंज होगा? क्या कांस्टेंट हो जाएगा ना? इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, बट ठीक है सर 3 पास हो रही है, तो इसका फ्लक्स क्या 3 से बढ़ेगा घटेगा? नहीं। तो फ्लक्स में अगर कोई चेंज नहीं होगा तो क्या इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो होगा? नहीं। मतलब ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। मतलब क्या यहाँ से बात पता चली कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है? तो इस सबको मिला के क्या फाइनली कंक्लूड कर सकता हूँ मैं? क्या मैं बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या इंड्यूस हो रहा है? करंट। और करंट इंड्यूस होता है ईएमएफ के आने से। भाई करंट किसी सर्किट में क्यों बहता है? पोटेंशियल डिफरेंस हुआ होगा, ईएमएफ आया होगा, तभी तो करंट फ्लो करता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से, मैग्नेटिक फ्लक्स अब कैसे भी चेंज करो तुम्हारी मर्जी, तुम अब देखो मैं चौथा भी बना सकता हूँ। चौथा क्या बना सकता हूँ तुम खुद सोच के देखो। अगर फोर्थ वाले में मैं बोलूँ कि सर मैं रेस्ट पे ही रख दिया इसको, चलिए रेस्ट पे ही रख दिया, मगर ये जो कॉइल यहाँ पे आपने रखा है, इस कॉइल को उठा के ठेले पे रख दिया, बोलो किसी गाड़ी पे रख दिया, और अब इसको मूव करा रहा हूँ इसकी तरफ, तो भी तो चेंज हो सकता है, होगा कि नहीं? अब चेंज का मेथड कुछ भी हो सकता है ना, ये तो बस समझाने का मेथड था, उनका एक्सपेरिमेंट था। तो उस एक्सपेरिमेंट में ये भी पार्ट है उनका चौथा। मतलब ये किस पे है? रेस्ट पे, और ये इधर मूव करेगा v वेलोसिटी से एक बार, और एक बार इधर मूव करेगा किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो क्या गैल्वेनोमीटर में फिर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा? मिलेगा, या तो लेफ्ट मिलेगा या तो राइट मिलेगा। वो अभी कैसे मिलेगा लेफ्ट राइट, उस पर अभी मत जाओ, अभी वो भी निकाल लोगे तुम। लेफ्ट राइट क्या होगा सर, कैसे आएगा, वो अभी तुम निकाल लोगे। उसके लिए हमारे पास फ्लेमिंग का रूल है, ठीक है। अभी फ़िलहाल में जो है तुम्हें बस यही पढ़ना है। फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट से फाइनली ये कॉन्क्लूड किया कि किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता है। समझ गए? उसी को हम इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। और इसी फिनोमिना को क्या नाम है चैप्टर का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। बस यही है चैप्टर, इसी पे पूरा चैप्टर बेसिस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट पैदा हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इंड्यूस हो रहा है, पैदा हो रहा है मतलब इंड्यूस हो रहा है, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या पड़ गया? ईएमआई। इसी फिनोमिना को ईएमआई कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात? समझ गए इतना? यही एक्सपेरिमेंट आपको सेटअप में बना के लिखना है, ठीक है। तो आप पहले लिखो, इसमें हेडिंग डाले हो फैराडे एक्सपेरिमेंट। फैराडे एक्सपेरिमेंट में लिखो, बोल रहे हैं 2 लाइन, उसी को नोट कर लो। बस रुक जाइएगा 1 सेकेंड, लिखिए। लिखो द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई लिख लिया करो। द फिनोमिना ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, was discovered and understood on the basis of
फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट कौन किया था? तो परफॉर्म्ड बाई फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाई फैराडे एंड हेनरी। ठीक है, फैराडे एंड हेनरी। ओके, चलिए अब लिखिएगा फर्स्ट सेकेंड। इसी फर्स्ट सेकेंड में ऐसे ऑब्लिक बना के आप छोटा छोटा फिगर बनाइएगा, ऑब्लिक बना के उसके नीचे थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन छोड़िएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वही बस लिख देना है कि गैलोमीटर किधर डिफ्लेक्ट करेगा। फिर थर्ड एंड फोर्थ, यही 4 सेट आपको याद रखना है। फर्स्ट सेकेंड, पहले फर्स्ट सेकेंड बना लो, ऑब्लिक करके उसी का ये बना लो। पहले फिगर बना लो, मैं लिख दूंगा क्या है। एक ही चीज़ को दोहराना होगा उसको। जल्दी करो, मिटाता हूँ। लिख देता हूँ व्हेन, क्या है ये, मैग्नेट, बार मैग्नेट लिख लो। व्हेन बार मैग्नेट टूवर्ड्स किधर मोड़ा गया, मूव टूवर्ड्स अ क्वाइल, देन galvanometer deflect in right side। अब इतना बड़ा बड़ा तो बार बार मैं लिखूंगा नहीं, इसी का अब बस ऐसे लिख रहा हूँ। मैग्नेट मूव अवे, मैग्नेट मूव अवे, तो गैलोमीटर किधर डिफ्लेक्ट किया, गैलोमीटर डिफ्लेक्ट लेफ्ट। ठीक, और इसमें लिखना नहीं है, ये तो समझ रहे हो, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस केस। कैसी केस का ये अपोजिट है, तो ये लिखना क्या है, फिगर से समझिए। इसमें मैग्नेट एट अ रेस्ट, मैग्नेट रेस्ट पे है, बट क्वाइल नहीं, बट मैग्नेट रेस्ट एंड क्वाइल ऑल्सो एट अ रेस्ट, ऑल्सो एट अ रेस्ट, देन नो डिफ्लेक्शन shown in a, there no deflection shown in a, किसमें, गैलोमीटर में। भाई बोला करो, दही जमा के बैठ जाते हो मुंह में। आया समझ में? चौथे में क्या बोला जाएगा कि ठेला पे बैठा के दौड़ाया जाएगा। चौथे में बोला जाएगा व्हेन क्वाइल मूव, अब ठेला बैठा लो या पल्सर पे बैठा लो, वो आपका मतलब है। व्हेन क्वाइल मूव टूवर्ड्स द मैग्नेट, टूवर्ड्स द मैग्नेट, देन डिफ्लेक्शन इन गैल। अब डिफ्लेक्शन किधर है किधर नहीं, वो गलत भी कर दोगे ना पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट लेफ्ट तुम सोच रहे होगे ना सर पेपर में कैसे याद रहेगा, इधर जाएगा तो राइट लेफ्ट। अरे भाई अभी बस तुम लिखो ना, अभी सब याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें डायरेक्शन निकालने का तरीका सिखाया जाएगा। अभी तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, उनको एक्सपेरिमेंट से ये दिखा, तो आपको भी तो वही दिखेगा जो उनको दिखा था। बट वो दिखा तो कैसे ये आया, इसके लिए भी लोग बैठे हैं। लेंज अभी आएंगे, वो बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। फिर आप तुरंत लगाओगे अपना दायां हाथ बायां हाथ उठा के, फिर बताओगे किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, खुद बता लोगे। ठीक है, अब इसमें हम करंट भी फ्लो कराएंगे इधर इधर, कैसे करंट चलेगा सर, ऐसे चलेगा। तो अभी करंट वरेंट तुम सब बताने लगोगे, बस थोड़ा सा
धैर्य रखिए। पहले फिगर बना लीजिए। बन गया? इधर मिटाऊं मैं? ये सब तो हो गया होगा। अरे तब नहीं हुआ है तो कल करना, रहने दो। अभी एक और है, 4 ही हुआ है। 5वां लिखोगे नहीं तो कैसे होगा? 5वां है फॉर रिलेटिव क्वाइल्स। अब किसी का मोशन नहीं होगा, 2 क्वाइल आपस में रख के उसमें देखा गया डिफ्लेक्शंस हो किया, रिलेटिव क्वाइल्स। कैसे ऐसे हो सकता है? जादू है, देखो। ये तो डिज़ाइन बना ही लेते होगे, सोलेनाइड में तो पढ़ा ही होगा। हाँ हाँ, हो गया भाई। उधर का छाप लिए तो थोड़ा सुनो। 5वां एक्सपेरिमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक्सपेरिमेंट तो देखो बहुत है, मगर इसमें से ये इतना सफिशियंट है, 5 एक्सपेरिमेंट। अब 5वें एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा, अपने इस सेटअप में क्या देखा था, तो देखो इस क्वाइल में तुम्हें क्या दिख रहा है? एक ही डंडे पे एक वायर लपेटा गया है, उसको इससे कनेक्ट किया गया। ये देख के पता चल गया होगा रोस्टेट है। नहीं पता चल रहा है क्या? क्या रोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस ही तो होता है। तो क्या ये रेजिस्टेंस है भाई मेरे? थोड़ा सुंदर से बना लो। अब पता चल रहा है? रोस्टेट से एक सिरा देखो रोस्टेट से कनेक्टेड है, और दूसरे सिरे को बैटरी से कनेक्ट किया गया है, और बैटरी से वायर निकाल के रोस्टेट में टच कराया गया है। मतलब यहाँ से क्या करंट को कंट्रोल किया जाएगा? लिखवाया था रोस्टेट क्या करता है? करंट को सर्किट में कंट्रोल करता है। ये बात आपने पोटेंशियोमीटर में देखा था। तो ये सर्किट में करंट को बढ़ाएगा घटाएगा? तो बस एक बात सुनो, अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड मूविंग क्वाइल्स, मूविंग वाले चार्ज में, मूविंग चार्ज वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था ना, किसी क्वाइल के अंदर अगर करंट दौड़ता है तो सर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। अरे तो 10th में पढ़े हो कि सर इस क्वाइल में अगर करंट दौड़ रहा है तो इससे क्या पास कर रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। या सर आपने ऐसे बोल दीजिए ना भाई, इस क्वाइल में ये देखो वायर में, सर स्ट्रेट ही वायर चलो ले लेते हैं, सर इस स्ट्रेट वायर में क्या दौड़ रहा है? करंट। तो इसके चारों तरफ क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। निकालने के लिए क्या राइट हैंड थंब रूल लगाते हो? करंट ऊपर जा रहा है तो क्या सर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगा? इसमें यही तो चलेगा, ऐसे ऐसे। समझ गए? अच्छा, तो थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें करंट दौड़ रहा है, इसमें कुछ नहीं दौड़ रहा है। इसमें मैंने सेल नहीं लगाया, इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया है। अब इसमें भी करंट दौड़ने लगेगा। क्या इससे इसको कोई लेना देना है? नहीं, बट अभी हो जाएगा। कैसे होगा? थोड़ा सोच के देखो। मैं करंट को चेंज करूंगा यहाँ से, क्योंकि रोस्टेट का काम तो है करंट का कंट्रोल करना। तो करंट पहले 1 एम्पियर, तो अब करंट मान लो क्वाइल में ऐसे ऐसे दौड़ रही है, ऐसे ऐसे। ऊपर से कहाँ जा रही है? नीचे। समझ गए ना करंट कैसे दौड़ रही है? अरे ऐसे आएगी, पॉजिटिव से आएगी, घूम के ऐसे जाएगी, फिर ऐसे ऐसे। पीछे वाले में ऊपर आगे से तुम्हें दिख रहा है ना, तो आगे से तुम्हें क्या कैसे दिखाई देगा? नीचे आते हुए। दिख गया? अच्छा सर करंट उसमें पता है कैसे दौड़ रही है? ऐसे। यही तो दौड़ रही है क्वाइल में, यही करंट दौड़ रही है। तो तुम्हें क्या दिख रहा है? पीछे का दिख रहा है? नहीं, तुम्हें तो ये नीचे आते हुए दिखाई देगा, बस यही 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 दिख रहा है ना। तो अब सोचो करंट ऐसे जा रही है किसी क्वाइल में ऐसे, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी ना। करंट किसी क्वाइल में, अभी तुमने पढ़ा ना भाई कि किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट दौड़ा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड आया? अब इसमें मैंने बोला स्ट्रेट नहीं लिया, मैंने क्वाइल ले लिया, तो इसमें करंट दौड़ेगा तो भी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो फिर राइट हैंड थंब रूल, सर करंट किधर जा रही है? नीचे। नीचे करंट। ध्यान से देखो, ये आप कैसे करते थे? जस्ट उसी का उल्टा कहानी कर लो। करंट के डायरेक्शन में ये रखते थे तो मैग्नेटिक फील्ड ये बनता था। अब इसमें क्वाइल बन गया तो क्या करंट ऐसे जा रहा है? तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो तो क्या थंब तुम्हारा
मैग्नेटिक फील्ड को अब इंडिकेट कर देगा, मतलब इस कॉइल में बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहे होंगे, ऐसे। अरे यही तो सोलेनाइड में भी होता है, पढ़ा है आपने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनाइड के अंदर भी तो यूं ही निकलता है, ऐसे ऐसे ऐसे, यही। तो इसमें भी तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या यहीं पे रुक जाएगा? नहीं भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो चलता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम बनाते होगे तो तुमने बोला होगा कि भाई ये तो इनफाइनाइट लाइन है, धीरे 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 खत्म हो जाएगा, मगर पता ना कहाँ होगा, एट इनफाइनाइट मुझे नहीं पता है। क्या ये निकलेगा यहाँ से? तो क्या इस कॉइल जो बगल में इसके रिलेटिव में रखा गया है, इसका जो पड़ोसी है, क्या इससे भी गुजरेगा? जाहिर सी बात है। अब जब गुजरेगा इससे तो देखो क्या हुआ, करंट 1 एम्पियर था तो कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकले? 3। करंट थोड़ा सा और बढ़ा दिया, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बढ़ गई? तो 3 के बाद से अब कितने हुए? 4। तो क्या ये 3 इससे गुजरा था, अब कितना गुजरेगा? 4। मतलब इससे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन चेंज होने लगी क्या? इस बगल में जो कॉइल रखा था उस बगल वाले कॉइल से भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर गई, और जैसे लिंक की तो क्या चेंज देखने को मिला? और चेंज कैसे मिला? क्योंकि चेंज तो हम इसमें कर रहे हैं, और इसमें जैसे चेंज हो रहा है और इसके बगल में रखे हैं तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा चेंज दिखाई देगा। चेंज जैसे इसमें हुआ तो क्या इसमें भी करंट दौड़ जाएगा? इस गैल्वोमीटर में क्या आ जाएगा? डिफ्लेक्शन आ जाएगा। मतलब इसमें करंट देखो नीचे आ रहा है तो इसमें करंट पता है इसके जस्ट उल्टा बहेगा। अभी क्यों बहेगा ये बात आगे करेंगे, बट बना लो फिगर में पांचवा एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। क्यों होगा ये बात हम आगे करेंगे। जल्दी करो इसको। हाँ बोलो, जाओ। हो गया। ये इम्पोर्टेंट है, अभी हम पढ़ेंगे ना म्यूचुअल इंडक्शन। सेम वही है, नाम से ही पता चल जा रहा है सर। अभी आपने हेडिंग डलवाया था ना क्या क्या पढ़ना है सर, उसमें एक लिखा था सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब क्या है? एक को देख के दूसरा, अरे भाई एक को देख के दूसरा चेंज अगर हो रहा है तो म्यूचुअली है ना। म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलते हो तो एक के ऊपर दूसरा, तभी तो परपेंडिकुलर है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब बोथ। तो इसमें देखो, इसको देख के ये रंग बदल लिया अपना, इसमें करंट दौड़ रहा था इसमें भी दौड़ने लगा, तो यही म्यूचुअल इंडक्शन है। पूरा यही फिगर है म्यूचुअल इंडक्शन में, और कुछ तो नहीं भाई। इसमें इंड्यूस हो गया ना ईएमएफ, दिस फिनोमिना इज नोन एज द म्यूचुअल इंडक्शन। और किसी कॉइल के अंदर अपने वजह से ही इंडक्शन आ जा रहा है, उसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो दो तरह के इंडक्शन पढ़ने हैं, तो अभी वो आगे पढ़ा जाएगा, बट इसी एक्सपेरिमेंट से वही निकला है, म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन। अभी वो आगे और समझ में आएगा। अब थोड़ा आओ सोचो कि भाई हम तो अभी यहाँ तक समझ लिए, लिखना क्या पड़ेगा मुझे इस एक्सपेरिमेंट में। तो नीचे लिखिएगा, फ्रॉम द एबव सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट फैराडे कॉन्क्लूड दैट, क्या कॉन्क्लूड कर दिया? when we change the flux through the coil, तुरंत लिखना, तुरंत मिटाएंगे। when we change the flux through the coil, then EMF या ब्रैकेट में लिख लेना करंट इंड्यूस्ड इन अ सर्किट या कॉइल। When we change the flux through the coil, then EMF या current is induced in a coil. This current known as induced current, क्लास 10th में बहुत पूछा जाता था ये कि इंड्यूस करंट क्या है। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज
EMI हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए सही है। बोला फ्रॉम द एबव सेट ऑफ द एक्सपेरिमेंट फैराडे कंक्लूड, जितने भी एक्सपेरिमेंट के सेट थे उन्होंने फैराडे ने कंक्लूड किया कि जब हम चेंज करते हैं फ्लक्स किसी कॉइल के अंदर से तो एक ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता है कॉइल में। इसी करंट को हम इंड्यूस करंट कहते हैं और इस फिनोमिना को हम कौन सा ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इनकम नहीं, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ईएमआई वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ठीक, चलिए ये हटा देना, जल्दी कर लो। अब मुद्दा ये है, यहाँ से अब एक एक चीज़ आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, कि अभी तक हमने देखा कि कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स तो आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स आया तो सर आपने कैसे गैल्वेनोमीटर को लेफ्ट राइट अपने मन से कर दे रहे थे, पहले तो ये समझा दीजिए। और दूसरी चीज़ अभी आपने बोला, इसी में देखिए आपने कैसे ये बोला कि करंट बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज तो आ रही है, समझ में आ रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से जो इसमें करंट आएगा क्या वो भी बढ़ेगा घटेगा, क्या वो भी, अरे भाई देखो इसमें मैंने पहले कितना करंट 1 एम्पियर रखा था तो कितना निकला था, 3 पास हुआ था, तो इसमें करंट पैदा हो गया नहीं अभी हुआ, तो चलो थोड़ा सा करंट और बढ़ा दिए 4, तो क्या अब यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाई दिया, लाइन 4 हो गई, तो इससे कितनी पास होने लगी 4, तो 4 हुआ, तुरंत करंट पैदा हो गया। तो करंट पैदा होगा तो उस करंट की कोई वैल्यू होगी ना, कितना एम्पियर, उस ईएमएफ की कोई वैल्यू होगी ना, कि कितना वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस किया है आपने। तो उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, मतलब आपको 2 अननोन क्वांटिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, पहली तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड और दूसरा उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो करंट आ रहा है उसका डायरेक्शन, क्योंकि उसका डायरेक्शन ही तो गैल्वेनोमीटर को लेफ्ट राइट कराएगा। तो जाहिर सी बात है हमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालना है और इस ईएमएफ का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। क्लियर है इतनी बात। तो इसके लिए फैराडे ने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, अब लॉ दिया, तो अगला हेडिंग डालिए फैराडे लॉ। फैराडे लॉ, ठीक है भाई, हेडिंग है फैराडे का लॉ। अब फैराडे ने अपने लॉ को तो 2 पार्ट में ब्रेक किया है, सुनो बात नहीं। फैराडे लॉ, फैराडे के लॉ में फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, 2 लॉ आते हैं। तो सेकेंड लॉ ये क्या है भाई, समझिए। फर्स्ट लॉ में अभी जो तुमने, भाई बात सुनो, फर्स्ट लॉ में जो तुमने अभी यहाँ लिखा था ना अपने शब्दों में इतनी बड़ी चीज़, व्हाट इज़ द EMI, वही इन्होंने बताया है। मतलब वो एक्सपेरिमेंट था, बट उस एक्सपेरिमेंट से अब जब लॉ बनाया उन्होंने तो उन्होंने अब समझाया कि भाई जो EMI आई है वो क्या होता है, वो मेरा पहला लॉ है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से क्या इंड्यूस होता है, EMF, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज द EMI, और यही इनका क्या है, फर्स्ट लॉ है। ठीक है, इंड्यूस EMF इज नोन एज द फर्स्ट लॉ। भाई वही चीज़ तो छापना है, तो क्या लिखूं मैं, लिखूं नहीं, आप लिख दो कॉपी दैट। कॉपी दैट मतलब जो पीछे था पेस्ट कर दो पेपर में, मतलब लिखना पड़ेगा आपको। अभी यहाँ पे कॉपी दैट लिख लिख के काम चला रहे हैं। सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट है यहाँ से,
चुनो, बात बंद कर लो, जब बोले तो कान खोल के सुना करो। सेकेंड लॉ में बोला क्या गया कि सर ठीक है, ईएमआई समझ में आ गया कि ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वही फिनोमिना ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसका मैग्नीट्यूड बताता है ये सेकेंड लॉ। अभी मैंने बोला ना कि हमें उस ईएमएफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उस ईएमएफ की वैल्यू निकालोगे तो वही तो उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। मींस सेकेंड लॉ क्या फाइंड आउट करता है? इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। समझ गए? मतलब ये क्या फाइंड करेगा? इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। तो इन्होंने बोला कि इंड्यूस ईएमएफ जो होगा किसी कॉइल के अंदर, उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? रेट चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होगा भाई साहब, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब जितना फ्लक्स चेंज करोगे समय के हिसाब से उतना क्या इंड्यूस होता जाएगा? ईएमएफ। भाई ये कम रहेगा तो ये भी कम रहेगा। आपने 2 फ्लक्स चेंज कराया तो ईएमएफ कम आया। आपने 10, एक ही सेकंड में आपने एक से सीधे 10 फ्लक्स चेंज करा दिए, क्या ईएमएफ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? समझ रहे हो? मैं क्योंकि फ्लक्स के चेंज से ही ईएमएफ आया है, फ्लक्स के चेंज से ही करंट बना है, तो जाहिर सी बात है फ्लक्स जितना जल्दी जल्दी चेंज करा सकते हो उतना तेजी से करंट तुम्हें दिखाई देगा। जनरेटर में यही होता है। जनरेटर में ऐसे क्वाइल होती है बीच में जिसको आर्मेचर क्वाइल कहते हैं। वो आर्मेचर क्वाइल क्या होता है? सपोज दैट मान लो ये आर्मेचर क्वाइल है और इस आर्मेचर क्वाइल, यहाँ एक मैग्नेट और यहाँ एक मैग्नेट रखा होता है। आर्मेचर क्वाइल में नॉर्थ मोटर देखा ही आपने, नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। अब नॉर्थ एंड साउथ पोल से क्या निकलेगा? अरे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा नॉर्थ से, और कहाँ जाएगा? साउथ में। और एक क्वाइल ऐसे रखी है। अब आप गए इसको जनरेटर में हैंडल मारे तो ये आर्मेचर क्वाइल हैंडल से कनेक्ट होगा, एक रॉड से एक्सल जिसको बोलते हैं, उस एक्सल में हैंडल लगा के आपने चलाया। एक बार ये जब चालू हुआ तो फिर अब वो उसका काम है पेट्रोल से चलना, अब हाथ से नहीं चलाना है। मगर जब ये चालू हुआ तो क्या हुआ? क्या ये घूमना स्टार्ट किया? तो घूमना स्टार्ट किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो ऐसे 4 चल रही है। क्या ये कभी चेंज होगी? नहीं सर, पोल नॉर्थ साउथ है तो बने हैं, ये थोड़े उड़ के इधर उधर जा रहे हैं। तो नॉर्थ और साउथ से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं? 4। ये ऐसे 4 निकले हैं और देखो ये कॉइल ऐसे है तो इससे कोई मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है? नहीं सर, मैग्नेटिक फ्लक्स तब कहलाएगा ना जब परपेंडिकुलर पास हो। तो क्या कोई लाइन इससे पास कर पा रही है? नहीं। मगर जैसे ये घूमेगा ऐसे तो क्या देखो धीरे धीरे 1 2 3 क्या चारों पास कर गए? तो क्या फ्लक्स चेंज हुआ? 1 से कितना हो गया? 4। और ये बहुत तेज़ी से हो रहा है क्योंकि बहुत तेज़ी से वो घूम रहा है। तो फिर अगली बार जब ये ऐसे घूमा तो फिर कितने हो गए? 4 के बाद से 3 2 1 0 हो गए। फिर घूमा तो फिर क्या फ्लक्स चेंज होने लगा? फिर ऐसे घूमा, बार बार ये फ्लक्स चेंज हो रहा है। और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या वहाँ से हम उसी को डायनमो बोल रहे हो, उसी डायनमो से हमने क्या क्या निकाल दिया? वायर। और वायर से क्या जोड़ दिया? घर का लोड या गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे तो क्या दिखाई देगा? डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही बेसिस पे ये बेस है हमारा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कह रहा है कि जो फ्लक्स तुम चेंज करोगे वही क्या मिलेगा? ईएमएफ। मतलब जो बोओगे वही काटोगे। मतलब जितना तुमने ईएमएफ चेंज चाहिए उतना ही तुम्हें किसको चेंज कराना पड़ेगा? फ्लक्स को। जितना तुम्हें ईएमएफ चाहिए उतना ही तुम्हें किसको चेंज कराना पड़ेगा? फ्लक्स को। तो क्या लिखेंगे सेकेंड लॉ में? इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। ठीक है, ये तो ठीक है सर। और दूसरा इसी में क्या लिख देंगे? चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। बात नहीं समझे? क्यों भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ।
जितना आपने फ्लक्स में चेंज किया वही इंड्यूस ईएमएफ है, ठीक है। इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड लिख लेना तो थोड़ा और सुंदर लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो सर इसको ब्रैकेट में बना लीजिए तभी तो मैग्नीट्यूड होगा, बना लीजिए इसको मॉड में, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड होगा ना, तो मॉड में बना लो। क्यों मॉड बनाए, क्योंकि हमें अभी पता है कि अभी तो सर ये फैराडे का लॉ है, इसमें से ये कौन सा लॉ है, पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ है, इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट हैं, समझ रहे हो, फैराडे का। बट अब फैराडे के लॉ में ही ये आया है, तो हम बस इसको ऐसे समझेंगे। अब तुमसे पेपर में पूछेगा व्हाट इज द लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे लॉ से एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया, एक्सप्लेन द फैराडे लॉ, तो क्या करोगे तुम दोनों लिखोगे, एक तो बताओगे ईएमआई क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और दूसरे में बता दोगे कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द d∅dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्लियर दोनों। तो मतलब ये इनका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट जब इन्होंने बताया तो इन्होंने बताया तो सोचा बता दे, बट बता नहीं पाए, तो इसीलिए कौन आ गए, लेंज। तो इस लॉ को, सेकेंड पार्ट को, फैराडे लॉ के अंदर ही सेकेंड पार्ट को लेंज लॉ के नाम से जाना गया। ये बस डायरेक्शन बताने के लिए है, ठीक है। क्या बताए हैं, डायरेक्शन। तो इन्होंने क्या बताया, अब ये इन्होंने बहुत अच्छी चीज बता दी। इन्होंने बोला कि भाई ऐसे समझो, पहले समझ लो, बहुत कंफ्यूज करेगा, मैं बता दे रहा हूँ। अभी तो ठीक है, अभी समझ में आ रहा है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चैप्टर कंफ्यूज करेगा, क्योंकि डायरेक्शन मेन होता है। और डायरेक्शन निकालने के लिए देख रहे हो लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड, थंब रूल, कॉर्क स्क्रू, पता ना क्या क्या रूल्स हैं दुनिया भर के। तो हमें उन रूलों पे तो ठीक है अभी जाना है, बट पहले समझो तो कि डायरेक्शन कैसे पता लगाया जाएगा। तो लेंस ने बोला सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, एक क्वाइल थी, उस क्वाइल के अंदर आपने क्या चेंज किया है, फ्लक्स। अरे फ्लक्स चेंज किया है तो क्या इंड्यूस हुआ है, ईएमएफ। अब उस ईएमएफ या करंट का डायरेक्शन होगा ना, तो उस करंट का डायरेक्शन उधर ही होगा जिससे वो पैदा हुआ है, उसका वो अपोज कर देगा। यही बात नहीं समझ में आएगी। जिससे वो पैदा हुआ मतलब जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है, जिससे वो इंड्यूस हुआ है, क्योंकि इंड्यूस करंट है, जिससे वो इंड्यूस हुआ है उसी का वो अपोज करेगा। बस एग्जांपल समझो, अभी लिखवा रहा हूँ। देखो पहला वाला फिगर थोड़ा ध्यान से देखना, जो बनाए थे, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ। ये क्वाइल ऐसे रख दे रहे हैं, बस समझना तुम ऐसे है, ऐसे समझना, मैं ऐसे बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं, ये थोड़ा सुंदर नहीं बन पा रहा है मेरे से, ठीक है कोई बात नहीं। अब बोलो, पहले वाले में क्या इसको इधर लेके आए थे, बस सुनना थोड़ा। नॉर्थ जो है इसका सिरा इधर आ जाते हैं, ये नॉर्थ जो है क्या ऐसे चल रहा था इस डायरेक्शन में, ऐसे क्वाइल ऐसे रखी है, बस फील करो, क्वाइल ऐसे रखी है और ये ऐसे अंदर इंटर कर रहा है। जैसे ये अंदर इंटर कर रहा है इसके अंदर, तो क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स। अरे पहले फ्लक्स एक था, जैसे और आगे गया तो 2 हो गया, और आगे गया तो कितना हो गया, 3। तो फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्वाइल के अंदर बढ़ रहा है, तो क्वाइल क्या करेगा, उसी चीज का अपोज कर देगा, वो अपने अंदर फ्लक्स को घटाएगा। तो क्या घटाने के लिए उसको करंट दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने अंदर फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस कर सकता है कोई क्वाइल, जब उसके पास मैग्नेटिक फील्ड हो। देखो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड। अरे ये फैराडे का लॉ तुम पढ़ रहे हो ना, तो फैराडे के लॉ में तुमने क्या पढ़ा है कि मैग्नेट के चेंज से, कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के चेंज से, फ्लक्स के चेंज से तुम क्या बना दे रहे हो, करंट। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, ठीक है। अभी आगे जब जाओगे एकदम इसी बुक के लास्ट चैप्टर में EMW में, तो तुम पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से हम मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकते हैं, वो मैक्सवेल ने बताया है। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक। तो मैंने बोला कि इस क्वाइल के अंदर भाई क्या चेंज करा रहे हो, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या बनेगा,
इलेक्ट्रिक, ईएमएफ या करंट। तुम करंट मानो, ईएमएफ भूल जाओ, क्या बनेगा? करंट। तो सर करंट जब बनेगा तो करंट का डायरेक्शन होगा ना, तो कैसे बनेगा? तो लेंज ने बोला कि जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होगा करंट ना, उसी का वो अपोज करके पैदा हुआ होगा। मतलब जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है उसी का अपोज होके पैदा हुआ होगा। मतलब अपोज कैसे करेगा? तो देखो इसमें फ्लक्स इंक्रीज कराया जा रहा है। फ्लक्स क्या कराया जा रहा है? इंक्रीज। तो ये कहेगा क्वाइल नहीं, मैं क्या कराऊंगा? डिक्रीज। ठीक है, तो अब डिक्रीज कैसे कराएगा समझो। ये क्वाइल, इस क्वाइल में मैग्नेटिक फ्लक्स इधर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या मैं उसमें डिक्रीज कराऊं तो क्या मैं इधर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा दूं? अरे इधर 10 है तो इधर 2 कर दूंगा तो इधर का वैल्यू 8 हो जाएगा ना, इधर 3 कर दूंगा तो इधर का वैल्यू 7 हो जाएगा ना। मतलब मैं कैसे डिक्रीज करा सकता हूँ? जिधर फ्लक्स बढ़ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स पास करा दूं। तो अब ये कैसे पॉसिबल है? अपने मन से थोड़े करा सकता हूँ। तो एक करंट दौड़ेगा, क्योंकि करंट से अब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो सर कैसे करंट दौड़ेगा? तो इस कॉइल में देखिए, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर जा रहा था, अब इधर अगर करना है तो क्या मैं ऐसे, देखो ध्यान से, ऐसे अगर करूंगा करंट, मतलब करंट तुम्हें दिखेगा कि ऊपर से नीचे आ रहा है पीछे की तरफ, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स इधर हो जाएगा? तो क्या मैं इधर चाह रहा था? नहीं, मैं तो चाह रहा कि इधर बढ़ रहा है, तो मैं इसको घटाना चाह रहा हूं, तो मैं चाहूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स इधर जाए। तो इधर जाने के लिए मैं क्या चाहूंगा? करंट ऐसे दौड़े। करंट अगर ऐसे दौड़ेगा तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स इधर आ जाएगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब इधर आएगा तो क्या इसका मतलब सर्किट में करंट ऐसे दौड़ गया? मतलब ये करंट कुछ यूं दौड़ा, पीछे वाले हिस्से से आगे वाले हिस्से। तो क्या ये कॉइल ऐसे राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर जाएगी? अरे करंट ऐसे ही तो आ रहा होगा, तो इसको डिफ्लेक्ट करा देगा उधर। समझ गए हो इतनी बात? अब बस इसी एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा उल्टा करते हैं, बस ध्यान से सुनो। अगर मैं इसके डायरेक्शन को इधर कर देता हूं तो अब क्या हुआ? अब फ्लक्स इसमें घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। घट रहा है ना, तो घट रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो क्या तुम चाहोगे? तुम चाहोगे जस्ट उसका उल्टा, अरे बढ़ाना। तो डिक्रीज होने का मतलब एक कॉइल रखी है, सर इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मैं चाहूंगा निकले नहीं और जाए और इंटर करे। तो सर और कैसे इंटर कराएंगे? तो क्या ऐसे अब करंट दौड़ाएंगे तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इधर आएगा, इंटर करेगा। मतलब अब क्या करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा? अभी तक ऐसे जा रहा था, अब क्या ऐसे हो गया? तो अब जब ऐसे होगा तो क्या लेफ्ट साइड में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करने लगेगा। समझ गए इतनी बात? मतलब यहां से एक बात पता चल रही है, देखो लेंज का लॉ सिंपल सी बात है, एक बात में समझो। लेंज ने बात बताया है कि अगर दो केस है, सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो क्या उसका अपोज हम कैसे कराएंगे? डिक्रीज करा के। तो अपोज हो गया। और अगर डिक्रीज हो रहा था तो हम उसका अपोज कैसे कराएंगे? इंक्रीज करा के। ठीक है, मतलब घट रहा है तो उसको घटने नहीं देना है, जस्ट हम उल्टा रहेंगे। ठीक है, अगर घट रहा है तो मैं उसको बढ़ाऊंगा, ठीक है, और बढ़ रहा है तो मैं उसको घटाऊंगा। तो बस यही है भाई, प्रोड्यूस हो रहा है बढ़ने की वजह से, इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है बढ़ने की वजह से, तो बढ़ाना नहीं है मुझे उस प्रोडक्शन के जो कॉजेज हैं उस कॉजेज का अपोज कराना है। तो उस कॉजेज का पहले तो कॉजेज का पता लगाएंगे। तो कॉज ये था कि सर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही है, तो उसका अपोज हम तब करा सकते हैं डिक्रीज करा के। और डिक्रीज कराने के लिए क्या हमें इस डायरेक्शन में करंट को दौड़ाना पड़ेगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर आएगी। ठीक है, तो बस यही है लेंज लॉ। ठीक है, तो लेंज लॉ में आपने क्या सीख लिया है? सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी 2-4 कॉइल्स बनाओगे तो, जैसे मान लो ये वाला फिगर बनाओ, थोड़ा बताओ, इस अभी बनाओ नहीं, बस इसी में बताओ तुम अपना हाथों चला के, हाथ पैर मार के, कि कैसे ये समझ में आया था। लगाओ रो स्टेट।
बताओ, करंट इसमें ऊपर आ रहा था तो सर आपने इसमें नीचे आ रहा था तो इसमें सर आपने ऊपर क्यों बना दिया, क्यों बनाया? अब सोच के देखो क्या समझ में आ रहा है। सुनो, देखो, अभी बोला ना करंट नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर चलेगी, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में घट रहा है कि बढ़ रहा है? अरे भाई बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो बढ़ रहा है तो ये कॉइल बढ़ने देगा? नहीं, एकदम अपोज करेगा। तो बढ़ने नहीं देगा, उसको घटाएगा। तो घटाएगा कैसे? जस्ट उसके उल्टा लेके चलेगा क्या यार? तो इसके उल्टा मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बहा सकते हैं हम? क्या करंट को ऊपर ले चलें? अरे करंट नीचे आ रहा था तो इधर जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड, अब करंट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जब जाएगा तो क्या फ्लक्स इधर चलने लगेगा? मतलब इस कॉइल में कैसे करंट फ्लो करेगा? जस्ट उसके अपोजिट। समझ गए हो इतनी बात? बस यही है लेंज लॉ, और कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है। एक लाइन में बात किया जाए, जिससे पैदा हुआ उसी को मारेगा। सन्स किल फादर। ठीक है, डर गया मैं, कोई बात। सन्स किल फादर, ठीक है। सुनिए, तो क्या इसमें वही मतलब है? अच्छा, आगे अभी इसका बहुत यूज़ है, मैं बता दे रहा हूँ। अभी जनरेटर पढ़ लो, एडी करंट, कुछ भी पढ़ोगे, सब में लेंज लॉ का ही यूज़ है। करंट का डायरेक्शन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ईएमएफ किधर जाएगा, किधर करंट फ्लो कराएगा, वो सारी चीज़ें। तो एक लाइन नोट करिए, मैं बोल रहा हूँ इसमें लेंज लॉ में, जल्दी जल्दी लिखो। हाँ हाँ भाई, रुक जाओ। लिखिए, दिस लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट, दिस लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट, फुल स्टॉप दे के फिर आगे, दिस लॉ स्टेट दैट द, अरे पहले सुनो ना भाई, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दिस लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट, या ईएमएफ भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, इंड्यूस करेंट, ओके। फुल स्टॉप देना और आगे फिर लिखना, it oppose the causes which produce, it oppose the causes which produce, जिसने उसको प्रोड्यूस किया उसका वो क्या करेगा? which causes, it oppose the causes which produce, हो गया। अब ब्रैकेट में लिख लो यही, सन्स किल फादर। अभी आगे जब तुम चलोगे ना, एलसी सर्किट पढ़ोगे ना, एलसी कम्बिनेशन जब पढ़ोगे, तो एलसी कम्बिनेशन एसी चैप्टर के अंदर है। इन एलसी सर्किट वो ऐसे बनता है, एल और सी, इंडक्टर एंड कैपेसिटर लगेगा, तो उसके अंदर तुम्हें यही पढ़ना होगा। एक बार ये सपोर्ट करेगा, मतलब मरती चीज़ को जिंदा कर देता है, और जो जिएगा उसको मारेगा। मतलब जो जीना चाहता है उसको मार रहा है ना। कैसे? देखो ऐसे सुनो, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही थी तो क्या उसको बढ़ने दे रहा था? कह रहा था नहीं, मर जाओ। तो मरने के लिए क्या किया उसने? उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करा दिया। और दूसरे केस में जब मर रहा था तो उसको मरने दिया नहीं, कहा भाई जिंदा रहो तुम, ठीक है, मतलब जीने नहीं देगा। बस इतना याद रखो, जीने नहीं देगा। मूवी का नाम नहीं है, भोजपुरी की हिंदी, जीने नहीं दूंगा। ये तो साउथ की मूवी लग रही है। ठीक है, साउथ की मूवी। साउथ की मूवी मैं कभी देखा नहीं हूँ, मतलब बहुत नहीं देखा हूँ, बट हम लोग गए थे सिक्किम, तो एक फंस गए थे वहाँ पे, आपको पता होगा, 6 साल। तो वो 6 कहानियाँ वीडियो चल रहा है, 2 मिनट सुन लो पहले। 7 दिन तक मतलब आप एक ऐसी जगह फंसे हैं जहाँ पे आपको खाने में कुछ नहीं मिलता, बस एक पत्ता गोभी बॉयल करके चावल
और पत्ता गोभी बॉयल नमक डाल के बस चावल। और लाइट आपके पास नहीं है, आपके पास लाइट आएगी तो 1 घंटे के लिए कहीं से आ जाएगी, जनरेटर आएगा, चार्ज वर्ज कर लेंगे फ़ोन चार्ज करके ही क्या करेंगे, नेटवर्क ही नहीं है आपके पास। 7 दिन तक फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, और कहीं आप मतलब 100 मीटर ना उधर जा सकते हैं ना 100 मीटर इधर जा सकते हैं, सब टूट गया, बस बीच में आप ही गिरे हैं, ऐसी जगह पे फंसे थे। और उसी टाइम इसमें मतलब फ़ोन में एक मूवी थी, उसको 10 बार देखे थे। डेली सुबह उठते थे वही मूवी देखते थे, साउथ की, उसका एक एक। अभी कोई मूवी थी यार, प्रेमालू मूवी थी कोई, शायद नाम सुना होगा आपने, अच्छी मूवी है, इतना नहीं याद है भाई, हीरो मुझे नहीं पता है, बट हम दोनों लोग एक ही फ़ोन से सुबह शाम वही मूवी दोहराते थे। चलिए, तो आप सुनो, बात नहीं, एक बॉक्स बना के ये चीज़ इसमें नोट कर लो, जहाँ पे आपने लिखा है सब चीज़ ठीक है, सब सही है, तो लेंज लॉ लिख लिया है ना, तो लेंज लॉ के नीचे, अब जहाँ पहले लेंज लॉ के नीचे लिखो तब बॉक्स बनाना। लेंज लॉ में आपने लिखा कि कॉजेस का अपोज करेगा, तो अब ईएमएफ क्या ऐसे लिखा जाएगा, डायरेक्शन बताना है, तो मैग्नीट्यूड नहीं, अब क्या बताना है, डायरेक्शन। तो ईएमएफ आता कितना है सर, d∅ फ्लक्स के चेंज होने से, तो फ्लक्स का चेंज ही तो कॉज है, तो जिसकी वजह से आया वो ईएमएफ है, मगर क्या उसके अपोज से आया है, डायरेक्शन, तो क्या साइन लगा देंगे, माइनस। बस यही है लेंज लॉ, इज इक्वल टू माइनस d∅dt। माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि जिससे वो पैदा हुआ है उसका अपोज किया है, अपोज करके वो आया है, तो अपोज करने के लिए साइन क्या लगा दिया, माइनस। मतलब वो ईएमएफ अगर इंक्रीजिंग से है तो क्या करा देगा, डिक्रीजिंग, इंक्रीज से है तो क्या करा देगा, डिक्रीजिंग, और डिक्रीज से है तो माइनस माइनस, ये तो डिक्रीजिंग है तो माइनस होगा, माइनस माइनस मिलके क्या कर देगा, प्लस, क्या इंक्रीजिंग करा देगा। समझ गए इतनी बात, इसीलिए साइन क्या लग गया है, माइनस। क्लियर। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो कि आप ये ब्रैकेट बना के छोटा सा, माइनस इज इक्वल टू माइनस d∅dt। d∅ का मतलब क्या होता है भाई, चेंज इन फ्लक्स लिखा जाएगा ना, फ्लक्स का चेंज। तो सर फ्लक्स के चेंज को क्या मैं ∅2 माइनस ∅1 अपॉन t ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, क्यों भाई, देखो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज आ गया अपॉन टाइम, तो ये फॉर्मूला हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। अब आप जो भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यूज़ कर लीजिए। ख़त्म, क्वेश्चन की बारी है। यही है लेंज लॉ, यही है फैराडे लॉ, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अभी तक आपने 2-3 फार्मूले, एक फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा पढ़ा है, और एक फार्मूला ये मिल गया, इसी पे आपको क्वेश्चन करना है। लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अ रेक्टेंगुलर लूप वीडियो चल रहा है ना भाई, of a area 20 centimeter into 30 centimeter is a placed in a magnetic field of 0.3 Tesla with its plane। बात नहीं, फर्स्ट नॉर्मल टू द फील्ड, दूसरा लिखिएगा इंक्लाइन 30 डिग्री टू द फील्ड, एंड तीसरा लिखिएगा पैरेलल टू द फील्ड। और फाइंड क्या करना है सब केसेस में, फाइंड द फ्लक्स लिंक, बात बंद करके सॉल्व करो, विद द क्वाइल इन ईच केस। जल्दी से बताओ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, एकदम
छोटा सा। फाइंड, देखो 3 केसेस हैं, उन तीनों केसेस में हमें एक ही चीज़ फाइंड करनी, फ्लक्स। ठीक है, तीनों केसेस में। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ द एरिया, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द 0.3 टेस्ला विथ इट्स प्लेन, उसके प्लेन से पहले नॉर्मल टू द फील्ड, फिर इंक्लाइन 30 डिग्री टू द फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड, देन फाइंड द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इन ईच केसेस। पहले सॉल्व कर लो, तीनों एक ही बार सुनूंगा मैं। अब थोड़ा घर पे पढ़ाई भी करो, अब समय बहुत कम बचा है आपके पास। वो वाली आवाज़ बढ़ती जानी चाहिए जो आईसीयू में नहीं होती है, टू 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 टू, वही वाली बढ़ नहीं रही है क्या अभी? एक पेड़ होता है बेहाया का, सुने हो? तो कहाँ बढ़ेगा उसका? भाई डर थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, आप सितंबर में चल रहे हैं। सितंबर में पढ़ो एकदम मन लगा के, सितंबर में अगर आ गए हो तो अक्टूबर नवंबर बस भूल जाओ। ये दिसंबर जनवरी गलती से भी मत जोड़ना। दिसंबर जनवरी पता है कहाँ रहोगे? फाइल लेके इधर लेके उधर लेके, प्रीबोर्ड में यहाँ वहाँ, इसी में ख़त्म हो जाएगा। इतना बता दे रहा हूँ, आपको लगता होगा, बट आप अपने शेड्यूल में कभी दिसंबर जनवरी जोड़ना भी मत। बहुत होगा तो 5 दिन पढ़ सकते हो, 10 दिन पूरे 2 महीने में। तो समय बहुत कम है, जिंदा रहना है। जिंदा तो ऐसे भी रहोगे, मतलब आदमी बन के तो पढ़ना पड़ेगा। देखो भाई, पहले का आंसर मिला किसी का? अच्छा 180। दूसरा बोलो। बात नहीं, सुनो, किसी का आंसर सही आया है? पहले वाले का आंसर आ रहा है 1.8 इंटू 10⁻⁻² वेबर। आया क्या? आया है 1.8 इंटू 10⁻²। थोड़ा ध्यान से सुनो, क्या सेंटीमीटर में दिया है? तो सर ये हो जाएगा 660 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अरे भाई 20 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हो गया, बात बंद कर लो, अब सुनो। एरिया हो गया कितना? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 का 30 में मल्टीप्लाई करके। सर इसको मीटर में चेंज करना है तो क्या 2 बार 100 ले जाएंगे? एक बार तो कट गया, एक बार क्या 0.06 कर दिया इसको, क्या मीटर स्क्वायर बन गया? या मैं लिख सकता हूँ इसको 6 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। क्या यही इसका एरिया है? अब आइए केस नंबर फर्स्ट, ध्यान से सुनो। मैग्नेटिक फील्ड दिया है कितना? 0.3 टेस्ला। नॉर्मल टू द फील्ड, नॉर्मल टू द फील्ड, इसका मतलब क्या? देखो ये विथ इट्स प्लेन, प्लेन से नॉर्मल टू द फील्ड, मतलब वो भी 90 डिग्री का है। अरे 90 प्लेन, देखो भाई मेरे, हम 2 एंगल लेते हैं, समझो, एक थीटा ले लेते हैं और तुम्हें एक्चुअल में निकालना क्या है? फाई। थीटा दिया है तो थीटा प्लेन में रहेगा तो कितना रहेगा? 90, और नॉर्मल हो गया तो ये भी कितना हो गया? 90, तो 90 माइनस 90 कितना हो गया? 0। पहले वाले केस में 0 मिला। फाई, वही फाई जो उसको तुम्हें कॉस के साथ रखना है। दूसरे वाले में आओ, इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द फील्ड, मतलब क्या? फाई 90 में से अब क्या माइनस होगा? तो कितना डिग्री आएगा? और तीसरे वाले में बोला पैरेलल, मतलब क्या उसी डायरेक्शन में चलेगा, तो क्या 0 हो जाएगा ना? तो 90 माइनस 0 मतलब कितना डिग्री आएगा? 90। यही तो समझना था खेल। सोच रहे फाई फाई ऐसे आसान में दे देगा, उठा फाई रख देंगे, हो जाएगा। नहीं,
प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द 0.3 टेस्ला विथ इट्स प्लेन। क्वेश्चन में अभी समझो, एक रेक्टेंगुलर लूप है, ऐसे बना लिया, एरिया है, ये देखो ऐसे, ठीक। किस प्लेन में रखा है? अभी मान लो मैं ऐसे रख दिया, तो क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि अभी ये प्लेन, ये वाला प्लेन है? अरे प्लेन है ही ना ये। चलो तुम्हारा मर्जी, तुम ऐसे रख लो, रख लिया, क्या ये बोर्ड इसके लिए प्लेन हो गया? यही मान लो बोर्ड ही हमारा रेक्टेंगुलर सीट है। अब बताओ इसका एरिया वेक्टर या तो तुम्हारी तरफ होगा या तो पीछे होगा ना। अब सुनो, इसको ही प्लेस किया गया है एक मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड कितने टेस्ला का है? 0.3 टेस्ला विथ इट्स प्लेन। इसके प्लेन से, विथ इट्स प्लेन, पहला नॉर्मल टू द फील्ड, मतलब नॉर्मल टू द फील्ड का मतलब समझ रहे हो क्या है? ध्यान से देखो, ये तुमने सीट रखा है, ये तुमने सीट रखा है। अब नॉर्मल टू द फील्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि तुम सीट को ऐसे, इसके ऐसे रख सकते हो। नॉर्मल टू द फील्ड बोला है, फील्ड मतलब उस एरिया वेक्टर से, वो अगर ऐसे फिगर से समझोगे तो एरिया वेक्टर से कितने डिग्री पे जाएगा, मतलब उससे ग्रेज करते हुए जाएगा, उसके नॉर्मल टू द फील्ड, उसी से जस्ट ऐसे पास करते हुए जाएगा। तो 90 डिग्री एरिया वेक्टर होगा, और उस केस में जो तुम लेते थे वो भी 90 डिग्री, तो दोनों माइनस होके क्या हो जाएगा? 0। दूसरे वाले केस में उसने बोल दिया कि इंक्लाइंड हो गया फील्ड, कितने डिग्री पे? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इंक्लाइंड होगा तो 90 माइनस 30, 90 तो पहले से बना के रखा है, क्योंकि तुम्हारे लिए तो हमेशा देखो ये क्या 90 डिग्री में ही रहेगा। अब इस फील्ड से तुम चेंज कर रहे हो बार बार ऐसे, या तो प्लेन को चेंज कर लो और या तो किसको चेंज कर लो? फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर लो। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ एक बार 30 डिग्री, तो ये, और एक बार पैरेलल हो गया। पैरेलल जब हुआ मतलब जिधर एरिया वेक्टर चल रहा है, अरे जिधर एरिया वेक्टर चल रहा है उधर ही फील्ड भी चलने लगेगा, तो दोनों का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए ना। दोनों का नहीं, आपने जो थीटा पढ़ा है वो 0 होना चाहिए, तो 90 में से 0 माइनस कर देंगे तो कितने डिग्री बन जाएगा? 90। अब रख के सॉल्व करोगे तो क्या अब आंसर मिल जाएगा? पहले वाले का आंसर आया है 1.8 आ गया है, 10 टू द पावर -2। दूसरे वाले का बोलो कितना आया? 0.9 इंटू 10 टू द पावर, और तीसरे का 0। अरे 90 है तो ऐसे cos 90 0 होता है। फॉर्मूला तो पता है ना? बहुत लोग सोच रहे हैं सर कैसे ये सब आ रहा है, पता होना चाहिए। फाई इज इक्वल टू, ये फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये फाई एंगल है, चलो इसको थीटा ही लिख लो। यही थीटा तुम निकाले हो, उठा के रखते जाना, BA cos थीटा। चलो आगे कल बात किया जाएगा, नेक्स्ट जो भी इस पे हमें पढ़ना है टॉपिक।